हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। पिछले 2 सालों से आप लोग को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज के क्लास में हम लोग सम्मिश्रित संख्याएं सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सम्मिश्रित संख्याएं की ज़रूरत क्यों पड़ गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, सम्मिश्रित संख्याओं को परिभाषित करेंगे। तो बात करते हैं सम्मिश्रित संख्याओं की क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो जैसा कि आपने 10th क्लास में द्विघातीय समीकरण पढ़ा है और उसे सॉल्व भी किया है, तो सबसे पहले आ जाते हैं 10th क्लास का द्विघातीय समीकरण पे। हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। यहाँ से हमारे पास 3 केस आते हैं। पहला केस कि d 0 से बड़ा हो सकता है, दूसरा केस d 0 के बराबर हो सकता है, तीसरा केस कि d 0 से छोटा हो सकता है। पहला केस में हम लोग बोलते हैं कि इसके पास 2 मूल रूट्स हो सकते हैं, यानी कि 2 मूल वास्तविक संख्या होते हैं। यानी कि जब भी इसका मूल फाइंड करते हैं अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, तो ये हमारा कैसा होता है, वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या को r से डिनोट करते हैं, और ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। जब दूसरा केस सॉल्व करते हैं, जब d 0 के बराबर आता है, तो हम लोग बोलते हैं ये जो दोनों मूल हैं वो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, बराबर होते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं, रियल यानी वास्तविक संख्या होते हैं। जब तीसरे केस की बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब d 0 से छोटा हो जाए। जब d 0 से छोटा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक भी वास्तविक मूल नहीं है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जो आने वाला है वो वास्तविक संख्या नहीं होंगे। अब बात हुआ सर कि ठीक है वास्तविक संख्या नहीं होगा, तो सर किस प्रकार के संख्या होंगे। तो उसके लिए हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी कि उसे देखते हैं किस तरह के संख्या आने वाले हैं। तो मान के चलें कि ये जो d नेगेटिव है उसे हम लोग माइनस एन स्क्वायर ले लेते हैं। सही है। आप पूछेंगे कि सर एन स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि एन स्क्वायर एक पॉजिटिव संख्या है और माइनस लगा दिया तो जो हमारे पास कंप्लीट d आने वाला है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये माइनस को ही रिप्रेजेंट करता है ना, यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब जो हमारे पास फार्मूला है x बराबर माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, उसमें d का मान क्या करेंगे, डालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2a। जब इसे दोबारा लिखने का कोशिश करते हैं तो किस तरह लिख सकते हैं, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस एन बाई 2a रूट अंडर माइनस 1। यस या नो। तो जब कभी भी द्विघातीय समीकरण दिए हो और उसमें d 0 से छोटा हो तो हमेशा इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दूसरे स्लाइड पे आ जाते हैं, यानी हमारे पास क्या नंबर आ गए हैं, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस एन बाई 2a रूट अंडर माइनस 1। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये a और b क्या हमने लिया था, रियल नंबर थे। तो ये जो भी आएगा पहला पार्ट क्या आएगा, वास्तविक संख्या, दैट इज़ रियल नंबर होंगे। इसे r से डिनोट करते हैं वास्तविक संख्या को। ये जो दूसरा भाग है ये भी हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। यानी हम लोग इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल X बराबर a प्लस रूट अंडर माइनस 1 b। सही है। यानी हर नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। एक मैथमेटिशियन आयलर्स थे जिन्होंने क्या किया, इस तरीके का जितने भी नंबर हैं उसे परिभाषित करने का कोशिश किया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, रूट अंडर माइनस 1 को कल्पित इकाई नाम दिया, जिसे हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं। ये क्या है, कल्पित इकाई है। इतना तो समझ में आ गया अभी तक, ठीक है। अब हम लोग सेकंड स्लाइड पर चलते हैं। जो भी अभी हमने समझाया उसे हमने
पीपीटी के तौर पे लिख दिया है। देखिए अभी जस्ट हमने देखा एक द्विघातीय समीकरण है जिसका सॉल्यूशन यानी जिसका मूल वास्तविक संख्या में बेसिकली नहीं आता है, तो हम लोग उस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, विस्तार करते हैं ताकि ये सारे नंबर को क्या किया जाए, समझा जाए। उसी प्रकार से अभी हमने क्वाड्रेटिक यानी द्विघातीय समीकरण के थ्रू हमने क्या किया, समझाया। इसमें हमने देखा कि जब d लेस दैन 0 होता है यानी जब d 0 से छोटा होता है तो उसमें वास्तविक मूल नहीं मिलते हैं, तो हमें √(-1) को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ गई, यानी परिभाषित करने की ज़रूरत पड़ गई। सही है। तो अभी हमने देखा कि आइलर्स मैथमेटिशियन ने क्या किया कि ये जो √(-1) है उसे क्या नाम दिया, कल्पित इकाई नाम दिया, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट्स, जिसे डिनोट क्या करते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं। उन्होंने ये बताया कि जब √(-1) को आई से डिनोट करते हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आयोटा का स्क्वायर -1 हो सकता है, यस या नो। जब इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, आयोटा टू पावर 3 हो जाएगा, तो और इसका वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर इसमें आयोटा से फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ऑलरेडी जानते हैं आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, सो माइनस माइनस +1। यानी हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया है, पहला रिज़ल्ट ये हो गया, दूसरा रिज़ल्ट ये हो गया, तीसरा रिज़ल्ट ये आ गया और चौथा रिज़ल्ट ये आ गया। अब पांचवा रिज़ल्ट की बात करें तो जब कभी भी 4 का मल्टीपल हो, पावर 4 का मल्टीपल हो, तो भी हमेशा 1 देगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग समझेंगे कि जो भी हमारे पास नंबर अभी जस्ट हमने देखा वो क्या आ गए थे, कैपिटल X बराबर A प्लस आयोटा B, यस या नो। जो भी हमारे पास ये जो फॉर्म दिख रहा है, ये जो भी तरीके का नंबर दिख रहा है, इसे आइलर्स ने क्या नाम दिया, इसे सम्मिश्रित संख्या नाम दिया। बच्चों अब आप लोग पूछेंगे सर सम्मिश्रित संख्या क्यों नाम दिया, क्योंकि अभी तक हमने वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सारे पढ़ चुके हैं, और ये जो हमारे पास सम्मिश्रित संख्या है ये सारे नंबर का क्या है, मिश्रण है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, सम्मिश्रित संख्या नाम दिया गया है। यानी कि जब कभी भी आपको सम्मिश्रित संख्या बोला जाएगा तो हमेशा किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, A प्लस आयोटा B, यानी कि A प्लस कल्पित इकाई B लिख सकते हैं। क्लियर है। तो वही हमने आगे के स्लाइड में समझाने की कोशिश किया है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्रित संख्या की बात करेगा तो वो किस तरीके से होता है, A प्लस आयोटा B, और ये आयोटा हमने क्या बताया था, ये कल्पित इकाई है यानी इमेजिनरी यूनिट्स है। ठीक है। जो पहला भाग है इसे हम लोग ने क्या नाम दिया कि पहला भाग है ये वास्तविक भाग है। क्लियर है। ये जो पहला भाग है ये क्या है, वास्तविक भाग है। पहला क्या है, वास्तविक भाग है। और जो दूसरा भाग है इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स यानी कल्पित भाग है। दूसरा को क्या बोलते हैं, कल्पित भाग। अगर आपसे पूछा जाए कि एक हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 3 + 2 आयोटा, सही है, इस आयोटा को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कल्पित इकाई बोलते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सिंबल के तौर पर आई लिखते हैं और इसे बोलते क्या है, आयोटा। क्लियर है, याद रहेगा आपको, आयोटा मीन्स कल्पित इकाई। अगर आपको एक नंबर्स देकर यानी कि सम्मिश्रित संख्या देकर आपसे पूछा जाए ये बताइए कि वास्तविक भाग क्या है, तो इसका वास्तविक भाग क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग क्या होने वाला है, भाग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यही पूछा जाए कि ये बताइए कि कल्पित भाग क्या रहने वाला है, तो आप लोग क्या बताइएगा, 2। सही है। सेम टू सेम अगर दूसरे क्वेश्चंस की बात करें माइनस प्लस आयोटा, इसमें वास्तविक भाग क्या हो जाएगा, -5, और कल्पित भाग क्या हो जाएगा, 1। इतना तो आपको क्लियर है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं किस पे, जो अभी हमने इमेजिनरी
यूनिट्स की बात कर ले या फिर अब इकाई की बात कर ले, उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, यानी कल्पित इकाई पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने 4 रिजल्ट देखे, सही है। आयोटा का वैल्यू √1 होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है -1 होता है, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा होता है, और आयोटा का पावर 4 1 के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि आयोटा का पावर 5 क्या होगा। अभी हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि आयोटा का पावर हमें आइडिया है, पावर 4 क्या होता है 1 होता है। अगर इसी में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर होगा, आयोटा का पावर 5 होगा, और इसका रिज़ल्ट 1 होता है, तो यहाँ से 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा होगा। आयोटा का मीन्स क्या हो गया, कल्पित यूनिट्स हो गया, यानी इकाई हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, आयोटा टू द पावर 12 की बात कर ले, यानी कि कल्पित इकाई का पावर 12 कर ले, तो हमारे पास क्या आने वाला है। तो अभी जस्ट हमने समझा है कि अगर कल्पित इकाई का पावर अगर 4 आ जाए तो 1 होगा, अगर 4 का मल्टीपल आ जाए तो भी 1 होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 का मल्टीपल दिख रहा है क्या, तो भी रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मल्टीपल है यानी गुणक है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा टू द पावर 4 का होल पावर 3, सही है, जिसका वैल्यू 1 हो गया। सेम टू सेम आगे चलकर आप लोग क्वेश्चन 3, 4 और 5 को सॉल्व कर लीजिएगा इजी तरीके से। चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, वो हमारा क्या है, संक्रियाएं। अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि ये बताइए सर इसका जोड़ क्या होगा, इसका घटाव क्या होगा, इसका गुना क्या होगा, इसका भागा क्या होगा। तो अभी हमने एक नया नंबर पढ़ा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मिश्रित संख्याएं। तो अगर हम लोग 2 सम्मिश्रित संख्याएं ले लें तो हमारे माइंड में प्रश्न आएगा, सर इसे जोड़ा कैसे जाए, घटाया कैसे जाए, गुना कैसे किया जाए और भागा कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ को समझते हैं। तो हमारे पास मान के चलते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल से लेकर अगर चलें तो मान के चलें हमारे पास 2 नंबर है, 2 + 3 आयोटा, और दूसरा नंबर दिया हुआ है -2 + 5 आयोटा, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए इसका सम क्या होगा, यानी कि जोड़ क्या होगा। तो जोड़ का मीनिंग क्या होता है, एक को एक तरीके से, यानी कि वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ, और कल्पित भाग को वास्तविक भाग के साथ, और कल्पित भाग को कल्पित भाग के साथ, सही है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 0 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 8 आयोटा हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों का सम क्या आ गया, 8 आयोटा आ गया। तो यहाँ पे वास्तविक भाग क्या है, 0 है, और कल्पित भाग क्या आ गया, 8 आ गया। तो अगर इसे हम लोग फार्मूले के तौर पर देखें तो फार्मूला कैसे आ जाएगा, तो मान के चलें कि ये जो नंबर है हमारे पास Z1 बराबर A + आयोटा B और Z2 बराबर C + आयोटा D। अगर पूछा जाए कि Z1 + Z2 किसके बराबर होता है, तो अभी हमने बताया कि वास्तविक भाग को वास्तविक के साथ, कल्पित भाग को कल्पित के भाग के साथ जोड़ना है, यानी A + C हो जाएगा प्लस आयोटा B + D हो जाएगा, ठीक है। अब साथ ही हम लोग माइनस की भी बात कर लें। अगर इसी 2 नंबर का अगर घटाव पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ घटाना है, कल्पित भाग को कल्पित भाग के साथ घटाना है। तो A - C प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, B - D हो जाएगा, सही है। अब तीसरा टर्म आ जाता है, तीसरा संक्रियाएं आ जाता है, सर गुना कैसे किया जाए। तो गुना को समझते हैं, है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब गुना को नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो हमारे पास 2 सम्मिश्रित संख्या दिया हुआ है, A + आयोटा B, और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है,
दूसरा हमारे पास सी प्लस आयोटा डी दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ इन दोनों को गुना करने पे क्या आएगा। गुना का मीनिंग क्या हो गया कि ए प्लस आयोटा बी को सी प्लस आयोटा डी के साथ गुना करना है। तो सर गुना कैसे किया जाए, दो दो टर्म है। तो जैसे आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दो दो टर्म को, पहला टर्म को पहले के साथ, फिर पहला टर्म को दूसरे के साथ, सही है। सेकंड टर्म को पहले के साथ, फिर सेकंड टर्म को दूसरे के साथ, इस तरीके से गुना करते हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ए सी, पहला को पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहला को दूसरे के साथ, तो आयोटा ए डी हो जाएगा, सही है। फिर दूसरा को पहले के साथ आयोटा बी सी होगा, फिर दूसरा को दूसरे के साथ आयोटा स्क्वायर बी डी हो जाएगा। जब इसे नॉर्मल तरीके से लिखते हैं तो ए सी प्लस इन दोनों से आयोटा बाहर निकाल लेंगे तो ए डी प्लस बी सी। आयोटा स्क्वायर अभी जस्ट हमने देखा कि -1 होता है, तो ये माइनस बी डी। अब ये दोनों को, इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी डी। यानी सम करने के बाद भी सम्मिश्रित संख्या होगा, घटाव करने के बाद भी सम्मिश्रित संख्या होगा, गुना करने के बाद भी सम्मिश्रित संख्या है। अब लास्ट यानी चौथा बच गया है, भागा कैसे दिया जाए। तो भागा देने से पहले आपको एक टर्म को परिभाषित करना होगा, वो हमारा क्या है, आ जाते हैं उस पे, भाग पे। भाग को समझने के लिए सबसे पहले हमें कंजुगेट दैट इज संयुग्म को समझना होगा कि संयुग्म क्या होता है, सही है। तो कोई भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है, मान के चलिए कि एक सम्मिश्रित संख्या दिया हुआ है, ए प्लस आयोटा बी दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए कि संयुग्म में क्या होगा, संयुग्म में क्या होगा, यानी कि ये जो Z1 संयुग्म को Z1 बार से डिनोट करते हैं, संयुग्म में क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस आयोटा बी। सिंपल, जो हमारे पास कल्पित भाग है उसमें माइनस लगा देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संयुग्म आ जाएगा, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कंजुगेट बोलते हैं, सही है। अब हम लोग समझते हैं कि अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो भागा कैसे दिया जाए। तो मान के चले हमारे पास दो सम्मिश्रित संख्या दिया हुआ है, ए प्लस आयोटा बी, और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, सी प्लस आयोटा डी। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि Z1 अपॉन Z2 क्या होता है, तो हम लोग इजी तरीके से इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भागा में है, तो सर इसे हम लोग सम्मिश्रित संख्या में कैसे दिखाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हर में लिखा हुआ है, जो भी नंबर हर में लिखा हुआ है उसके संयुग्म से मल्टीप्लाई करते हैं हर में और अंश में, यानी ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका संयुग्म अभी जस्ट हमने लिखने सिखाया है कि जब कभी भी संयुग्म में पूछा जाए तो हमें क्या करना है, कल्पित भाग में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी माइनस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा बी। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो हमारे पास ए प्लस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा बी आएगा, और अभी इसका मल्टीप्लिकेशन हमने देखा है, इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हर में क्या हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा बी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि माइनस है, यस से नो। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड भी यानी कि भागा दे सकते हैं। अब बात करते हैं सर
आपने तो थ्योरी वाइज बता दिया है, आप थोड़ा एग्जाम्पल से समझाओ। तो हमारे पास एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि 3+4 आयोटा भागा 2 माइनस आयोटा से भागा देना है। सही है। तो हम लोग इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, कंजुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा और नीचे भी 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। जब ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैसे हमने करना सिखाया था। ये पहला पार्ट हो गया 3 दूनी 6, दूसरा पार्ट हो गया 3 आयोटा, ये तीसरा पार्ट हमारे पास 8 आयोटा, इसके साथ हम लोग कर रहे हैं 8 आयोटा, और लास्ट का चौथा पार्ट हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे इसके साथ, तो अभी हमने फार्मूला भी बताया था, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग इसे क्या करें, एक बार चेक कर लेते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ 4 हो जाएगा और इसके साथ करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा और इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा। जब इसके साथ करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर। जब इसे अच्छे तरीके से लिखेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -4 हो गया इधर, और ये रिज़ल्ट दोनों को सम करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के हमने क्या किया, सम किया। क्यों, क्योंकि ये तो -1 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इन दोनों को सम करेंगे तो 11 आयोटा हो जाएगा अपॉन, ये दोनों तो कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। और ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और माइनस माइनस प्लस तो ये 1 हो जाएगा। अभी हमने देखा था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। जब यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइएगा, सी तो ये है और डी 1 है, तो क्या हो जाएगा 4 + 1, यानी दोनों सही है। तो हमारे पास क्या आने वाला है, 2/5 प्लस 11/5 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम लोग मॉडुलस एंड आर्गुमेंट को समझते हैं। इससे पहले आपको समझना होगा कि निर्देशांक तल कैसे प्लॉट करते हैं या कैसे दर्शाते हैं। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इसे 2D में ये हमारा x तल है और ये क्या है, y तल है। और कोई भी पॉइंट हम लोग लेते हैं a, b, इसका मीनिंग ये होता है कि ये a का मीनिंग हो गया कि x का मान क्या है, और b का मीनिंग हो गया कि y का मान क्या है। यानी यहाँ पे क्या होता है, ये x का मान होता है और ये क्या होता है, y का मान क्या होता है। सही है। और ये जो हमारे पास दूरी आता है, जो हम लोग बोलते हैं ये 0,0 से दूरी क्या है, या फिर ऐसे समझते हैं कि त्रिकोणमिति में ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज में क्या होता है, ये x होता है, ये y होता है। x का मीन्स आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो जब कर्ण का वैल्यू निकालते हैं, यानी कर्ण का मान निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का, कर्ण को हम लोग मान के चलें ये r है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर ये x² प्लस y²। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a² प्लस y², क्योंकि x का वैल्यू a है और y का वैल्यू b है। तो हमारे पास r का वैल्यू तो ये आ गया, और r क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, यानी कि 0,0 से इस पॉइंट का दूरी है। यानी दूरी को हम लोग हमेशा मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दिखाते हैं। मॉडुलस यानी कि हम
for dikaryotic dikaryotic of the fungus. Later, parent nucleus cell become cytoplasm. Parent nucleus. Protein लेवल जहाँ पे डिस्टिंक्ट वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर से प्रोटीन बॉडी कहते हैं। जैसे प्रोटीन बॉडी जो होते हैं फंगी प्रोटीन बॉडी बनाते हैं in which reduction division occur. Reduction division occur. Leading to a formation of haploid जिसके बाद haploid ये क्या होता है? ये हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ये थीटा है, एंगल क्या है थीटा, और ये रेडियस आर है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, आर cos थीटा होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, आर थीटा होता है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास वो कैसे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया है हमारे पास, यानी आर cos थीटा कॉमा आर साइन थीटा, यानी ये हमारे पास वास्तविक भाग है और ये हमारे पास कल्पित भाग है। तो हम लोग हमेशा कोई भी नंबर यानी कि कोई भी सम्मिश्रित संख्या दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, तो हमेशा उसे ध्रुवीय रूप में लिख सकते हैं, दैट इज़ पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। आर cos थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, आर को बाहर ले आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। और ये जो हमारे पास ध्रुवीय रूप है ये किसके बीच का संबंध को दर्शाता है, त्रिकोणमिति और सम्मिश्रित संख्याओं के बीच का संबंध को दर्शाता है। सही है। इसी तरीके से हमारे पास एक और आ जाता है आयलर्स फार्मूला। आयलर्स ने एक और फार्मूला दिया कि अगर e टू द पावर आयोटा थीटा लिखा हुआ है जिसका मीनिंग हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि अभी हमने ध्रुवीय रूप देखा है z इजकल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया। और आयलर्स फार्मूला के तौर पर हमारे पास एक और रिज़ल्ट है। तो जब कभी भी हमारे पास सम्मिश्रित संख्या दिया रहेगा a प्लस आयोटा b, तो हमेशा हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर cos थीटा, ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा आर cos थीटा प्लस, अगर बाहर रखते हैं तो आयोटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। और अभी हमने देखा कि ये जो भी लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वो क्या हो जाएगा आयलर्स फार्मूला के थ्रू e टू द पावर आई थीटा। यानी कि जब कभी भी हमें कोई भी सम्मिश्रित संख्या दिया हुआ है तो हमेशा r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। आयोटा का मीनिंग क्या होता है, कल्पित इकाई होता है। क्लियर है। नौ, अब इसके यूज़ के बारे में समझ लें। तो इसका यूज जो हम लोग ट्रैफिक में यूज़ करते हैं सिग्नल के तौर पर, फिर कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करते हैं। जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमारा कॉम्प्लेक्स का यूज़ होता है। जो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं जिसे सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।